बी फ्लैट थर्ड ईयर। और हम लेके आए हैं आज कृषि एवं उसके प्रकार। कृषि एवं उसके प्रकार। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि एवं उसके प्रकार क्या है। कृषि क्या है? कृषि का मतलब होता है कि अपनी भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि पर निर्भर है। और कृषि पर निर्भर होने के साथ साथ हमारी जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। जिसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि भारतीय जो कृषि है वो मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। एवं उसके प्रकार, अब देखिए उसके प्रकार क्या है। भारत में और विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं, जो मैदानी भाग हैं विश्व के, उन प्रदेशों में कृषि कितने रूपों में की जाती है? भारत में कहाँ कहाँ कौन सी कृषि की जाती है, या कृषि करने की आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, और कृषि के लिए कौन कौन सी आवश्यकता दशाओं का होना जरूरी होता है, उनका हम अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले देखते हैं हम कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? उनमें नंबर 1 है पहला भौतिक घटक। नंबर 1 भौतिक घटक। अब भौतिक घटक में क्या क्या आता है? भौतिक यानी प्राकृतिक, प्रकृति की जो दशाएं हैं जो जरूरत हो कृषि के लिए होती है वह होती है भौतिक घटक। उनमें जलवायु दशाएं, जलवायु दशाएं। दूसरा होता है इसमें जलवायु दशाओं के साथ साथ भूमि की प्रकृति, भूमि की प्रकृति। दूसरा होता है भूमि की प्रकृति, और तीसरा होता है उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। तीसरा क्या होता है इसमें? उपजाऊ मिट्टी। इसके बाद आते हैं आर्थिक घटक। भौतिक घटक के बाद दूसरे कौन से आते हैं हमारे? आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में क्या है? बाजार की निकटता, बाजार की निकटता, बाजार की निकटता। दूसरा है यातायात के साधन, यातायात के साधन, यातायात के साधन, बाजार की निकटता, यातायात के साधन, श्रमिक पूर्ति। श्रमिक पूर्ति, पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता। और उसके बाद में आता है तीसरा भौतिक घटक, आर्थिक घटक, और अगला आता है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक, सामाजिक घटक में आता है मानव की भोजन की रुचि, मानव की भोजन की रुचि, मानव की भोजन की रुचि और अन्य कारण। अन्य कारण,
इसमें ये वर्ड है पूंजी की उपलब्धता और साथ में है राज्य की नीति, राज्य की कृषि नीति, कृषि नीति। तो ये रहे हमारे कृषि के प्रभावित करने वाले कारक। उनमें सबसे पहले है भौतिक घटक। भौतिक घटकों में जलवायु दशाएं, भूमि की प्रकृति, उपजाऊ मिट्टी। दूसरा है हमारा आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में बाजार की निकटता, यातायात के साधन, श्रमिक पूर्ति, पूंजी की उपलब्धता, राज्य की कृषि नीति। और तीसरा था सामाजिक घटक, मानव की भोजन की रुचि और अन्य कारण। अब सबसे पहले देखते हैं भौतिक घटक। भौतिक घटक में देखिए जलवायु दशाएं। कृषि के लिए कौन कौन सी जलवायु दशा होना जरूरी है, जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवनों की दिशा तो कृषि के लिए नहीं है, लेकिन जलवायु दशा में तापमान, वर्षा और आर्द्रता मुख्य होती हैं। जलवायु का मतलब ही इनसे होता है जहाँ पर तापमान और वर्षा और आर्द्रता को सम्मिलित रूप से उसको जलवायु कहते हैं, उस स्थान विशेष की। तो ऐसे जलवायु दशाओं में सबसे पहले देखते हैं हम तापमान। कौन सी फसल के लिए कितने डिग्री तापमान होना चाहिए। कुछ फसलें ऐसी हैं जो उष्णकटिबंधीय देशों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मतलब होता है कर्क और मकर रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में, जहाँ पर तापमान अधिक तो वर्षा भी अधिक, तापमान अधिक होता है तो वर्षा भी अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में उनके लिए जलवायु दशा तापमान अधिक होना चाहिए, वर्षा की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है। शीतोष्ण प्रदेशों का मतलब होता है जहाँ पर तापमान थोड़ा उष्ण की अपेक्षा कम होता है, वर्षा भी कम हो जाती है, आर्द्रता अधिक होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ 30-35 डिग्री अक्षांशों से ऊपर के जो प्रदेश होते हैं उनमें तापमान की और वहाँ की जलवायु में पर्याप्त मात्रा में अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है भूमि की प्रकृति। भूमि की प्रकृति का मतलब है धरातल कैसा है। जैसे चाय के लिए समतल धरातल नहीं बल्कि ढलानयुक्त धरातल की आवश्यकता होती है। उसके लिए ढलानयुक्त धरातल होना चाहिए, वर्षा अधिक होनी चाहिए, लेकिन पौधों की जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए चाय के लिए। तो वह क्या हुई भूमि की प्रकृति, क्या ऊबड़ खाबड़ धरातल है या समतल धरातल है या ढलानयुक्त धरातल है। तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके लिए ढलानयुक्त धरातल की आवश्यकता होती है, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके लिए समतल, अधिकांश फसलों के लिए, कुछ नहीं अधिकांश फसलों के लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है, जिसमें कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है। गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, जितनी हमारी खाद्यान्न फसलें हैं समतल भूमि में, उपजाऊ भूमि में, काप मिट्टी में पैदा की जाती हैं। उसके बाद आता है उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी या कछारी मिट्टी जिसको कहते हैं, नदियों के द्वारा लाई हुई जलोढ़ मिट्टी, बागान मिट्टी, खारादार मिट्टी। वो क्या नदियों के द्वारा लाई हुई होती है, वह अत्यधिक उपजाऊ होती है। वो कैसी होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, समतल मैदानी भागों में पाई जाती है, जल की सोखने की क्षमता अधिक होती है, बारीक कणों वाली होती है, नमी धारण करने की क्षमता उसमें अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक भी कृषि उत्पादन कर लेते हैं हम ऐसे क्षेत्रों में। उसके बाद में आते हैं हमारे आर्थिक घटक। आर्थिक घटकों में कृषि कार्य करने के लिए कौन कौन से आर्थिक घटकों की आवश्यकता होती है। जैसे कृषि के लिए हमें कुछ उपकरणों की जरूरत होती है, रासायनिक खादों की जरूरत होती है, कीटनाशक दवाइयों की उपलब्ध जरूरत होती है। तो वो कहाँ उपलब्ध होंगी हमें, निकटतम बाजार में। तो कृषि कार्य करते समय हमें आर्थिक घटकों में सबसे पहले देखते हैं बाजार की निकटता, कि वहाँ पर कृषि कार्य करना ज़्यादा सुलभ होता है जहाँ पर बाजार नज़दीक हो, जो कृषि से संबंधित चीज़ें हम वहाँ से खरीद कर कृषि में इनका उपयोग कर सकते हैं, पहला कारण। दूसरा है निकटतम अगर बाजार है तो कृषि क्षेत्र से उपलब्ध जो उत्पादन वस्तुएं, हमारा उत्पादन जो हमने किया है, आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम उत्पादन कर लेते हैं तो उसको निकटतम बाजार में बेच दिया जाता है, जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं, उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। तो इन दो कारणों के लिए हमें निकटतम बाजार की आवश्यकता होती है। यातायात साधन अगला बहुत आर्थिक घटकों में है यातायात के साधन। यातायात के साधनों का मतलब होता है कि कृषिगत क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं को निकटतम बाजार में या कारखाने तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे गन्ना बोया, गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं तो गन्ने को खेत में काट करके उसको 24 घंटे तक कारखाना में पहुंचाने की जरूरत होती है, नहीं तो उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसी फसल
फसलों के लिए तुरंत प्रभाव से किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन के साधनों की। तो कृषि कार्य उन स्थानों पर ज्यादा किया जाता है जहां पर परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, या होते हैं जहां पर परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। ऐसे क्षेत्रों पर यह कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद है श्रमिक पूर्ति। कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, जैसे निराई गुड़ाई करने के लिए, कटाई करने के लिए, पानी पिलाने के लिए। उसमें क्या हमें अधिक मानव श्रम की जरूरत होती है, और खासकर गहन कृषि जो होती है उसमें तो अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि करते हैं तो चावल की पौध रोपी जाती है, चावल के खेत में 70 दिनों तक पानी रहना चाहिए, तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, पानी में कार्य करना होता है। तो श्रमिक निराई करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, दवाइयों का छिड़काव करने के लिए, खाद फेंकने के लिए, उसमें क्या हमें पर्याप्त मात्रा में श्रमिक की पूर्ति होनी चाहिए। और अगला है नेक्स्ट पूंजी की उपलब्धता। वैज्ञानिक कृषि करने के लिए या नए ढंग से कृषि कार्य करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर पूंजी पर्याप्त मात्रा में हमने उसमें कृषि क्षेत्र में पूंजी का निवेश नहीं किया, पर्याप्त मात्रा में हमने उसमें लागत नहीं लगाई, तो उसका उत्पादन घट जाता है। पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध उसका उत्पादन नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में हमें पूंजी की पर्याप्त मात्रा में उपयोगी होनी चाहिए। दूसरा है राज्य की कृषि नीति। कुछ कृषि नीतियां भी हैं जो कृषि को प्रभावित करती हैं। राज्य सरकार जो नीतियां बनाती है वो कृषि से संबंधित होनी चाहिए, जिससे कि कृषकों को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिल सके, जिससे कि वो कृषि कार्य और ज्यादा ढंग से कर सके। कृषिगत उत्पादन से मूल्य बढ़ना, यानी किसान का जो उत्पादित माल है वो निश्चित निर्धारित सरकारी दरों पर बिकना चाहिए। उसमें क्या है कि व्यापारी ज़्यादा फेरबदल करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कृषक को अधिक से अधिक मात्रा में फायदा हो। ऐसी राज्य की कृषि नीतियाँ बननी चाहिए जो कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है सामाजिक घटक। सामाजिक घटकों में जो मुख्य भूमिका है वो है मानव की भोजन की रुचि, कि मानव खाद्यान्न के रूप में क्या खाना चाहता है। तो भारत विश्व में सर्वाधिक मात्रा में चावल और गेहूं खाया जाता है, जबकि भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, उपभोग अधिक होता है। और समुद्र तटीय क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में चावल का उपभोग अधिक होता है, और समुद्र तटीय क्षेत्रों में तो चावल का उत्पादन भी अधिक किया जाता है। तो ये क्या है, अपनी जलवायु के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग उत्पादन किया जाता है। विश्व के अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, कनाडा सहित राज्य अमेरिका में चावल का उत्पादन भी अधिक होता है, वो गेहूं का उपभोग भी अधिक होता है और उत्पादन भी अधिक किया जाता है। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर क्या है, चावल का उपभोग अधिक किया जाता है, चावल और मछली खाई जाती है। जो समुद्र तटीय देश हैं, समुद्र तटीय देशों में अधिकांश में चावल और मछली का ही उपभोग अधिक किया जाता है। तो ये क्या भोजन के प्रति रुचि और अन्य कारण हैं जो कृषि के को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम कृषि के प्रकार। इसके बाद में देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, इन कृषि के प्रकारों में देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम प्राचीन भरण पोषण वाली खेती। नंबर 1, प्राचीन भरण पोषण, प्राचीन भरण पोषण वाली खेती। नंबर 2, पौध वाली खेती। नंबर 3, प्राचीन भरण पोषण वाली खेती, पौध वाली खेती। और तीसरी है गहन भरण पोषण वाली खेती, गहन भरण पोषण वाली खेती। नंबर 4, पहली हुई प्राचीन भरण पोषण, दूसरी पौध वाली, तीसरी गहन भरण पोषण, और नंबर 4 है भूमध्य सागरीय खेती। भूमध्य
सागरीय खेती, और पांचवी है व्यापारिक पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन खेती, और छठवीं है व्यापारिक खाद्यान्न खेती, और नंबर 7वां है व्यापारिक पशुपालन खेती, व्यापारिक खाद्यान्न खेती और व्यापारिक फसल एवं, और अगली है इसमें व्यापार के बागवानी खेती, व्यापार के बागवानी खेती। देखिए उसमें सबसे पहले आता है प्राचीन भरण पोषण वाली खेती। प्राचीन भरण पोषण वाली खेती विश्व के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर प्राचीन परंपरा के अनुसार, प्राचीन क्रियाओं के तहत, जो प्राचीन कृषि की पद्धति है, उस प्राचीन कृषि की पद्धति के तहत भरण पोषण वाली या अपनी उदर पूर्ति के लिए केवल खेती की जाती है, वो होती है प्राचीन भरण पोषण वाली खेती, जो प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। अब प्राचीन समय खेती में क्या है, ना तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, ना यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ना श्रमिकों की आवश्यकता होती है, केवल परिवार के लोगों के द्वारा ही खेती कर ली जाती है और प्राचीन उपकरणों के माध्यम से की जाती है। उसको कहते हैं हम प्राचीन भरण पोषण वाली खेती। क्या कहते हैं उसको? प्राचीन भरण पोषण वाली खेती। दूसरी आती है पौध वाली खेती। पौध वाली खेती विश्व के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पौधों को, खेती नहीं है, उसको पौध लगाई जाती है, जैसे प्याज, चावल इत्यादि, गन्ना की पौध उगा करके उनको बेच दिया जाता है, तो वो होती है केवल पौध वाली खेती। पूरी खेती नहीं करके केवल पौध तैयार की जाती है, मिर्ची की पौध है, टमाटर की पौध है, ये पौध तैयार करके वो निर्यात किया जाता है, वो बेच दिया जाता है, वो होती है पौध वाली खेती। उसके बाद में गहन भरण पोषण वाली खेती। गहन भरण पोषण वाली खेती का मतलब होता है कि कृषि का क्षेत्रफल तो कम है, कृषि का क्षेत्रफल कम है और उत्पादन की हमें जरूरत अधिक है, तो यानी कम समय में कम क्षेत्रफल पर अधिक उत्पादन देने वाली किस्में बोई जाएं, तो जिससे हमारी गहन भरण पोषण वाली खेती है, परिवार बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ रही है, तो परिवारों में वृद्धि हो गई, खेती का क्षेत्रफल कम हो गया, तो पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके हम। ऐसी गहन कृषि की जाती है, इसमें एक वर्ष में 2 या 3 फसलें पैदा कर ली जाती हैं और इसमें क्या पूरी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से की जाती है। इसको कहते हैं हम गहन भरण पोषण वाली खेती। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय खेती, या इसको कहते हैं खट्टे फलों वाली खेती। अंगूर की खेती या सेब संतरा की खेती जो की जाती है, खट्टे फलों वाली खेती होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है। और इस भूमध्य सागरीय खट्टे फलों वाली खेती से तात्पर्य होता है कि यहाँ पर लोग कृषि कार्य करने के साथ साथ, भोजन करने के साथ साथ दारू यानी वाइन, शराब का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अंगूर से, खट्टे फलों से शराब का निर्माण भी किया जाता है। उसके बाद आते हैं व्यापारिक पशुपालन खेती, यानी पशुपालन तो करते हैं लेकिन किसके उद्देश्य से? केवल व्यापार के उद्देश्य से, अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं और शेष उत्पाद को व्यापार किया जाता है। जैसे दूध, अत्यधिक बड़ी मात्रा में पशुपालन करके दूध का व्यापार किया जाता है। उसके बाद में कुछ खाद्यान्न फसलें हैं, उनका भी हम व्यापार की दृष्टि से करते हैं। कुछ बागवानी फसलें हैं, उनको भी, जैसे रबड़ है, कहवा है, गन्ना है, चाय है, उसका क्या है बागवानी फसलें, लेकिन किसके माध्यम से की जाती है? उद्देश्य क्या है? केवल व्यापार करना। व्यापार करने के उद्देश्य से ऐसे कृषि कार्य किए जाते हैं, उनको हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। कुछ व्यापारिक खाद्यान्न की खेती है, जैसे हमने गेहूं का उत्पादन किया, चावल का उत्पादन किया, हमें हमारी आवश्यकता के लिए तो हम संगठित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन जब हो जाता है, कर लेते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं? हम विदेशों के लिए निर्यात करते हैं, तो वो भी एक व्यापारिक फसल की श्रेणी में आ जाती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जो तिलहनी फसलें हैं, सरसों है, तिल है, अरंडी है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, उनका भी क्या करते हैं? हम निर्यात करते हैं विदेशों के लिए, उनका भी हम विदेशों के लिए निर्यात करते हैं, व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आती हैं। तो इनको कहते हैं हम कृषि के प्रकार। अन्य भी 1-2 कृषि प्रकार हैं जो हमारे कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि के क्षेत्र में आते हैं। अन्न उत्पादक खेती है, व्यापारिक फसल की खेती है, और पशुपालन है, चलवासी पशुचारण है, मिश्रित खेती है, वो अन्य खेतियों के प्रकारों में आती है। तो इसको प्रकारों कहते हैं ये भारत में और विश्व के अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के विभिन्न कृषि कार्य किए जाते हैं। आज के लिए इतना है, शेष करो।
है।